Hello everyone, welcome to the session. I'm Nishant and today's session is on federalism. So इस सेशन के अंदर हम डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इसके फीचर्स एंड इसके दो स्पेसिफिकली आस्क्ड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड समझेंगे कि इसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या हैं और इसका क्या यूज़ है हमारे पेपर के हिसाब से. सो फेडरलिज़म की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम KCVRA को कोट कर सकते हैं दैट इन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ गवर्नमेंट आर डिवाइडेड बिटवीन अ गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ पार्ट ऑफ द कंट्री इन सच अ वे दैट ईच गवर्नमेंट इज लीगली इंडिपेंडेंट विद इन इट्स ओन स्फेयर. राइट. सो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो पावर है गवर्नमेंट की, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नमेंट की, उसके अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके बीच में और एक सेंट्रल स्फीयर के बीच में, लाइक एक सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट हैं, छोटे पार्ट्स हैं जैसे स्टेट एंड प्रोविंसेस. सो अपने अपने स्फीयर के अंदर सब इंडिपेंडेंट हैं एंड सब अपनी पावर को एंजॉय करते हैं. सो KCVRA को जब आप कोट करो तो कोशिश करो उसको उन प्लेसेस में कोट करो जहाँ पर आप क्रिटिक कर रहे हो इस चीज़ का. सो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म पे जब हम आते हैं तो जो वर्ड है फेडरलिज्म ये आता है फ्रॉम दिस वर्ड फीडस से. राइट. अब इसको फीडस पढ़ते हैं या फोडस पढ़ते हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट फीडस वर्ड से आता है. दिस इज़ अ लैटिन वर्ड. इसका मतलब होता है अग्रीमेंट. राइट. एंड फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट सच एज स्टेट और प्रोविंस. ये एक बेसिक डेफिनेशन होती है इसकी. अगर आपको इसको तीन चीज़ों छोटे में बांटना है फॉर रिविजन पर्पज, सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नेंस, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर, एंड डिवीजन ऑफ पावर होती है किनके बीच में, सेंटर एंड स्टेट. दैट्स इट. इन तीन पॉइंट के अंदर पूरा डेफिनेशन जो है ना कवर हो जाता है. इसके बाद हम आते हैं सीधा इसके फीचर्स पे, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग यू रिक्वायर टू नो इन द डेफिनेशन. हाँ, ये पता होना चाहिए कि दो सेट ऑफ पॉलिटिक्स होती है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में. एक होता है वन एट सेंटर एंड वन एट रीजनल लेवल, जिसे हम स्टेट कहते हैं. सो फीचर्स के जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट फीचर जो होता है इसका वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ डुअल गवर्नमेंट. और डुअल गवर्नमेंट क्या, ये होता है एक तो नेशनल लेवल पर और एक प्रोविंशियल या स्टेट लेवल पर. राइट. उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर होता है सेंटर एंड स्टेट्स के बीच के अंदर. राइट. और जो डिवीजन ऑफ पावर है वो यूनिफॉर्म नहीं होता. दोनों की पावर की लिमिट्स भी अलग होती हैं एंड जहाँ तक वो एंजॉय कर सकते हैं दोनों का अलग होता है. और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्ट्स के अंदर मेंशन्ड है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल एंड अपना कॉन्करेंट. सो डिवीजन ऑफ पावर जो है इसके ऊपर अगर आपको स्पेसिफिक कोई केस डालना हो तो वो एसआर बोमाई का आएगा कि एसेंस ऑफ फेडरलिज्म इज डिवीजन ऑफ पावर. ये एसेंस होता तो एसआर बोमाई के अंदर उसकी बात करी. सो थर्ड पॉइंट इज फेडरलिज्म हैज़ टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. बिकॉज अगर आप पावर्स को डिफाइन कर रहे हो और बता रहे हो कि क्या उनके एक्सटेंट हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि वो चीज़ें कहाँ हैं, किन की पावर कितनी है. राइट. एंड देन एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिकॉज हमारे को इसको प्रोटेक्ट करना है. सो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए तो प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूएस का एज वेल एज इंडिया. यूएस तो कुछ ज़्यादा ही फेडरल है बिकॉज वहाँ पर हर स्टेट की जो है ना एक अपनी कोर्ट है, फेडरल कोर्ट. सो फेडरलिज्म इंडिया. राइट. इंडिया की फेडरलिज्म क्यों यूनिक है, बिकॉज यहाँ पर यूनिटरी एंड फेडरल दोनों फीचर्स मिलेंगे आपको. सो इट्स अ मिक्स ऑफ अ गुड ब्लेंड ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स. सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस बदलती है हमारे इंडिया के एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर को. इमरजेंसी लग गई तो ऑब्वियसली बात है यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा आ जाएंगे. एंड अगर नॉर्मल टाइम्स हैं देन फेडरल होती है एंड स्टेट्स अपने अपने स्फेयर के अंदर अपनी अपनी स्टेट जुडिशन के अंदर पूरा एंजॉयमेंट लेते हैं अपनी पावर्स का. सो फेडरल गवर्नमेंट जो है, हम उसकी अगर नॉर्मल सी बात करें तो एक केस आपको पता होना चाहिए, वो है स्टेट ऑफ बंगाल
वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963, राइट। उसमें ये कहा गया है कि अ ट्रू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एनविसेज a contract or agreement between independent and sovereign units to surrender partially their authority in their common interest and vesting it in a union, राइट। पर उसी केस के अंदर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमारा इंडिया जो है ना एक ट्रू फेडरल स्टेट नहीं है, ठीक है। एंड फेडरल सिस्टम ऑफ यूएसए इज द ओल्डेस्ट एंड इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ ट्रू फेडरलिज्म एंड ऑब्वियसली वी आर आर यूनियन ऑफ इंडिया इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट, ठीक है। ये एक यूनियन है, ठीक है ना, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। स्टेट्स के पास अलग होने का कोई राइट नहीं है। एंड यूनियन जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है लाइक ब्रिटेन विच इज़ गवर्नड एज अ सिंगल एंटिटी वेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अल्टीमेटली सुप्रीम, ठीक है ना। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मे क्रिएट और अबॉलिश एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और सब नेशनल यूनिट्स। पूरी पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा पावर होना, ये स्ट्रक्चर जो है हमने उठाया कैनेडियन फ्रेमवर्क से कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। सो फेडरलिज्म ऑफ इंडिया की हम जब बात करते हैं तो उसमें एक जो फीचर्स हैं हम स्टार्ट करेंगे पहले यूनिटरी से एंड देन फेडरल से। सो यूनिटरी फीचर जो हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है वो है ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। ये सिर्फ सेंटर के पास पावर है और इसके अंदर स्पेसिफिक आर्टिकल है 2, 3, 4 और आपने पढ़े भी होंगे पॉलिटी के अंदर। उसके बाद आता सिंगल सिटीजनशिप कि भाई जितने भी स्टेट हैं सबकी अपनी अपनी सिटीजनशिप नहीं है जैसे यूएस के अंदर है, बट हमारे यहाँ पर सब इंडियन है। प्लस उसके बाद एक पॉइंट आता है सेंटर्स लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, ठीक है ना। जो सेंटर है ना उसकी जो लेजिस्लेशन है ना वो प्रिवेल करती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब तक वो स्टेट लिस्ट का ही पार्ट ना हो इन इंडिया। तो सेंटर की जो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है ना वो प्रिवेल करती है। एंड वो अगर आपको केस मेंशन करना है तो वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, भाई सेशन कोर्ट, ठीक है ना, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इसको एक ही मान के चलते हैं, जुडिशरी का पार्ट है, ठीक है ना। और ये सब हॉरिजॉन्टली ना इक्वल होते हैं, हॉरिजॉन्टली मतलब वैसे तो पावर के अंदर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की कोई हायरार्की नहीं है, पर सेशन कोर्ट तो नीचे ही होता है, पर ये इसको हम सिंगल बॉडी मान के चलते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड जुडिशरी इसका मतलब ये है। सो उसके बाद आता है इमरजेंसी प्रोविजन। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है यूनिटरी बताने का कि भाई इमरजेंसी लगती है तो वैसे ही सेंटर जो है ना ओवर हो जाती है एकदम, उसके पावर एकदम ऊपर आ जाते हैं स्टेट से। सो स्टेट डिपेंडेंसी फॉर फाइनेंसेस, ये तो सभी को पता है, जीएसटी के बाद तो कुछ ज़्यादा ही कि भाई पैसे नहीं देंगे अगर तुम काम नहीं करोगे तो। उसके बाद आता है फेडरल फीचर्स जो हमें पता होनी चाहिए जो इंडिया में प्रेजेंट है स्पेसिफिकली, राइट। उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ऑब्वियसली बात है, लिस्ट बताई हुई हैं, पावर्स बताई हुई हैं, स्टेट सीएम पीएम सबका बताया हुआ स्पेसिफिकली। उसके बाद आता है स्टेट्स सोवरेन इन देयर ओन स्फेयर। तो लिस्ट 2 जो है ना 7th शेड्यूल की, भाई इसके अंदर सेंटर लेजिस्लेट कर ही नहीं सकते, इसलिए तो जो फार्म बिल वाला एंड फार्म लॉज वाला सीन था वो कंट्रोवर्शियल बनाता सबसे पहले, ठीक है ना। ऐसे लिस्ट 2 जो है ये स्टेट को जो है ना पावर देती है। इसके ऊपर जो है ना काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर हम थ्योरीज पढ़ेंगे, कलरफुल लेजिस्लेशन एंड जो है ना पिथ एंड सब्सटेंस वगैरह वगैरह, तो अभी समझ में नहीं आएगा। अभी यही समझो कि भाई स्टेट सोवरेन होता है अपने स्फेयर के अंदर। अपना स्फेयर मतलब लिस्ट 2 इन इंडियन कंटेक्स्ट। ऐसे ही बाइकेमरल लेजिस्लेचर होता है कि भाई आरएस है तो ये स्टेट्स का जो है ना हाउस है, यहाँ स्टेट्स रिप्रेजेंटेटेड होती हैं। तो लोकसभा भी है बट बाइकेमरल लेजिस्लेशन है तो राज्यसभा भी। ऐसे डिवीजन ऑफ पावर है, भाई डिवीजन ऑफ पावर कहाँ दी हुई है 3 लिस्ट के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर, और ये फेडरल फीचर ही है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिकॉज यूएस की तरह ये एक फेडरल फीचर है। उसके बाद अब हम आते हैं, आप केसेस डालोगे तो आप कितने डालोगे, क्या क्या बताओगे, कैसे बताओगे। तो नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म की जब आप बात करोगे ना तो आपको 4 चीज़ें बतानी है। आर्टिकल 1 वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, KCVRA का क्रिटिक एंड SR बोमई का केस। सिंपल एज दैट। भाई आर्टिकल 1 में आप बताते हो कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट भारत, ठीक है ना, इट्स नॉट रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट।
सेकंड में आप बताओगे भाई वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया इज नॉट एब्सोल्यूट फेडरल स्टेट, हैज़ नो पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, एंड स्टेट्स हैज़ नो पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली भाई स्टेट कैसे अमेंड कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। ऐसे केसी व्यारे को आप जब कोट करोगे तो केसी व्यारे एक क्रिटिकल फॉर्म में कहता है कि हम जो है ना एक क्वाजी फेडरल स्टेट है, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम एस आर बोमई की बात करते हैं तो वो कहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसेंस ऑफ फेडरलिज्म इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग बट मोर क्वाजी फेडरल देन फेडरल, ठीक है ना। हम फेडरल वहीं तक हैं जहाँ तक जो है ना स्मूथनेस बनी रहे हमारे फंक्शनिंग में, पर वैसे हम ज़्यादा क्वाजी फेडरल हैं, मतलब सेंटर ओवर स्टेट, ठीक है ना। इंडिया एंड अगर हमें बात करी जाए तो वो सेंटर ओवर स्टेट ही होता है, क्वाजी फेडरल। हम प्रॉपरली एक फेडरल स्टेट नहीं है। अब अगर हम बात करें कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव की, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पूछा गया प्लस इसी पे ज़्यादा फोकस करना है, वो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट हो जाता है जहाँ पर आप दूसरे जो है ना फेडरल स्ट्रक्चर्स एंड आइडियोलॉजीज की बात करते हो। सो कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है भाई, सिंपल वे के अंदर आप अगर मैं आपको बताऊँ ना तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म is something competitive federalism is state needs to compete, ठीक है ना, among themselves and also with center for benefits. Simple. State compete with each other to attract fund and investment which facilitate efficiency in administration and enhance development activity. Simple as that. दो पॉइंट बनेंगे, सेंटर प्लस स्टेट, सॉरी ये तो कोऑपरेटिव है, सेंटर वर्सेस सेंटर, स्टेट वर्सेस स्टेट एंड स्टेट वर्सेस सेंटर। क्यों करेंगे भाई कंपीट? बेनिफिट्स के लिए। वो बेनिफिट्स कौन से होते हैं? फंड्स, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ठीक है ना। इसके लिए क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें डेवलपमेंट करना है, सिंपल। अरे कंपीट करते हैं कि भाई हम ह्यूमन रिसोर्स बढ़िया करेंगे, पावर्टी कम करेंगे, ठीक है ना, इंफ्रा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? कि हमारे यहाँ पर जो है ना ईज़ ऑफ बिजनेस हो, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारे यहाँ पर जो है ना डेमोग्राफी बढ़िया हो, हमारे यहाँ से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग निकले। जैसे ये तो साउथ करता है ज़्यादा, बिहार की बात करो तो बात ही नहीं है पढ़ाई की दूर दूर तक। ऐसे यूपी की बात करो तो वहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तो ऐसे उसके बाद हम आते हैं कोऑपरेटिव पे। तो कोऑपरेटिव का सिंपल सा मीनिंग है भाई सेंटर प्लस स्टेट, सेंटर हेल्प करेगी स्टेट को एंड दोनों मिलके काम करेंगे। ऐसे स्टेट हेल्प करेगी दूसरी स्टेट को और दोनों मिलके काम करेंगे। कई बार तो कोऑपरेटिव अग्रीमेंट्स भी होते हैं, जैसे कहते हैं ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू साइन कर लिया, वो ऐसे ही होता है कि भाई नेशनल डेवलपमेंट के लिए हम कोऑपरेट करेंगे, सिंपल, ठीक है ना। एंड पॉलिसी मेकिंग जो होगी ना वो पार्टिसिपेटिव होगी, कि अगर तो कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं तो भाई स्टेट्स वगैरह मिलकर, तो ये इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है ना वो एक तरीके का भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कहूँगा, बट इतना कुछ उसका वैल्यू है नहीं, क्योंकि वहाँ पर आधे से ज़्यादा क्या मोस्ट ऑफ द टाइम तो बात ही नहीं बनती स्टेट्स के बीच के अंदर, वो पानी पे ही लड़ रहे होते हैं। तो इसके अंदर अच्छा केस जो होगा वो होगा राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडियन फेडरेशन, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल है ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। पर अगर अब अपने आप प्रेजेंट स्टेटस देखें ना तो वैसे तो नीति आयोग कहता है कि फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है ना, पर इट एक्चुअली एनकरेज कॉम्पिटिटिव, ठीक है ना। तो वी हैव अ ट्रेंड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स कॉम्पिटिटिव फ्रॉम कोऑपरेटिव, ठीक है ना। एट प्रेजेंट वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर कॉम्पिटिटिव सेंस ऑफ फेडरलिज्म। सो चैलेंजेस क्या होते हैं? चैलेंजेस भी बताने पड़ेंगे क्योंकि कई क्वेश्चन में पूछा गया। भाई कोऑपरेटिव के ये होते हैं कि ऑब्वियसली बात है जब आप कोऑपरेट कर रहे हो सेंटर के साथ तो भाई आप उसके साथ सेम प्लेस पे तो हो नहीं सकते। तो जो सेंटर की सुप्रीमेसी है ना वो मिसट्रस्ट क्रिएट करती है स्टेट्स के अंदर। सेंटर की किस चीज़ में सुप्रीमेसी? लेजिस्लेटिव में, लेजिस्लेशन में, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी में। भाई टाइड फंड ऐसे मार के देगा, टाइड फंड्स ऐसे देंगे कि तुम ना कहीं भी नहीं लगा सकते, तुम वहीं लगाओगे जहाँ पर जो है ना सेंटर ने बताया। तो ऐसे फंड का क्या फ़ायदा है जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है? तो ये कोऑपरेटिव में होता है कहीं बार। ऐसे जो है ना टैक्सेशन और टैक्सेस का डिवोल्यूशन, ये तो हमेशा ही कंटेंशियस रहा है और स्पेशली एग्रेवेट हुआ है जीएसटी के बाद। जीएसटी कॉम्पनसेशन पे ही आधा टाइम लड़ाई हो रही होती है।
ठीक है ना, और फ्यू परफॉर्म गुड एंड फ्यू परफॉर्म वेरी बैड, ठीक है ना। तो इसके कारण जो होता है ना, गुड सफ़र करता है कोऑपरेटिव के अंदर, कि भाई एक स्टेट तो बहुत अच्छा कर रहा है, और यूपी जैसे स्टेट में है ना, यूपी का ही क्यों नाम है यार, ठीक है ना, यूपी जैसे स्टेट के अंदर तो ना पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, और पॉपुलेशन के कारण वो लेते हैं पैसा ज़्यादा। पर साउथ स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भाई डेमोग्राफी बढ़िया हो गई, पॉपुलेशन जो है ना कंट्रोल हो गई, अब उन्हें पैसा क्यों कम दिया जा रहा है? ये सेंटर अभी तक एक्सप्लेन नहीं है, वो इसलिए कम दिया जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो नॉन बीजेपी स्टेट्स है, वैसे रियलिटी ये है। पर ये हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये वैसे भी यूपीएससी की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं कि भाई जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें पैसा देना चाहिए ना। ऐसे जो करंट टेंडेंसी है ना इंडिया के अंदर, वो ये है कि इंडिया इज़ गोइंग टूवर्ड मोर टूवर्ड्स कॉम्पिटिटिव, ठीक है ना, नीति आयोग। और ये सिंपल सी चीज़ थी कि भाई ये ये चीज़ें आती हैं और इतने ही पॉइंट हमें करने थे। इसके बाद अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ, मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चंस भी देख लेते हैं यार। क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं तो यार इतनी इजी क्वेश्चन है, अगर 2020 का ही हम देख लें तो उसमें है विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन, ठीक है, डिस्कस एंड डिफरेंशिएट, मतलब एक तो आपको डिफाइन करना है और डिफरेंशिएट करना, क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कॉम्पिटिटिव। यार अभी तो बताया है, इन दोनों के मैंने फीचर भी बताए हैं जो आ जाएंगे डिस्कस में, मैंने जो डिफरेंशिएट है वो आ जाएंगे फीचर्स, डिफरेंशिएट कर दिया, एंड डिस्कस में क्या होता है, प्रो एंड कॉन, प्रो प्लस कॉन। तो दोनों के जो है ना आपको नेगेटिव बताने हैं, दैट्स इट। और क्या है इस क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन के साथ, मतलब इलस्ट्रेशन तो आपको क्या ही बता देना, एक दो केस, एंड देन इलस्ट्रेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, वो ही है कि ऐसे बना देना कोऑप एंड कॉम्प, पहले तो फीचर बता दो, उसके बाद जो है ना उसके प्रो एंड कॉन बता दो। नाउ इसके बाद है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भाई पहले ही तो ना इतना बढ़िया लाइन दे दी इन्होंने और बता दिया है कि भाई ये फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी मैं आपको सेग्रीगेटेड पीवाईक्यू दिखा रहा हूँ, ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा क्वेश्चन को देख करके किस चीज़ का पार्ट है। तो इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, डू यू थिंक दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, डू यू थिंक, ठीक है ना, यस बट, ऐसे करके स्टार्ट करना, बट कितना है फेडरल, किस एक्सटेंट तक है, कॉजी है तो क्यों है, और भाई इसके अंदर एक ही चीज़ नहीं बतानी होती, इसके अंदर सब कुछ बताना होता है। कि इसमें लिखा है कि डिस्कस, आइए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और पॉजिटिव नेगेटिव पता क्या है, हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस, अभी तो बताया, एस आर बोमई, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल, एस आर बोमई हो गया, वेस्ट बंगाल, राजस्थान हो गया, राजस्थान वर्सेस यूआई। तो अभी तो केसेस बताए, 3 केसेस डाल दिए, और क्या चाहिए, ठीक है ना, 3 केसेस डाल दिए, और क्या चाहिए। नाउ डू यू थिंक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस, केस बता दिए भाई मैंने आपने आपको ये बढ़िया लाइन भी दे दी। अब आपको पता क्या बताना, आपको बताना है फीचर्स, आपको बताना कि पहले शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत करनी है भाई फेडरलिज्म के डेफिनेशन से, सिंपल, और फिर बताना है कि फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, उसके बाद कंक्लूड करना है किस चीज़ के साथ, कि भाई इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो कहाँ तक फेडरल है, बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, पहली बात तो ये आपको ओपिनियन पूछ रहा है, फिर उसके बाद टर्म है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव, मतलब देखो लास्ट 2022 में भी ये पूछा, 18 में भी यही पूछा, और मेरे को सारे क्वेश्चन में देख कर बता दो और कौन सा फेडरलिज्म पूछा, कभी पूछा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं। कॉम्पिटेटिव एंड कॉम्पिटेटिव तो पहले तो पूछा कि भाई इन टर्म्स का मतलब क्या है, तो इन्हें डिफाइन तो करना है दोनों को अलग अलग। पहला पार्ट, डू यू अग्री with the view that Indian constitution is based on the concept of competitive federalism and not on the concept of cooperative, कि नहीं भाई आई डू नॉट अग्री, ये तो मत लिखना ठीक है, आपको सब्सटैंशिएट करना है, ठीक है ना, जब भी आपको कुछ लिखना होता है तो आपको सब्सटैंशिएट करना होता है, लॉ में भी यही चीज़ है कि आप कुछ बोलोगे तो सब्सटैंशिएट करो, एंड यूपीएससी में भी यही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये लिखा है डू यू थिंक, पर इसके अंदर ना पहले आपको बताना है कि देर इज़ अ ट्रांजिशन, आपको बताना है ये राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान
वर्सेस UI जिसमें बात करा था कि एसेंस है कोऑपरेटिव का। अब नाउ फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग, हम कैसे कॉम्पिटिटिव की तरफ जो है ना ड्रिफ्ट कर रहे हैं, आपको ये बताना। और ये एनालिटिकली ही क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको पहले तो बताना है टर्म डेफिनेशन, अगर तो टाइम है तो फीचर्स भी लिख देना, याद आए तो फीचर्स भी लिख देना, विद द व्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ, अब इसके अंदर ओपिनियन पूछा है कि डू यू अग्री, तो भाई अब अग्री के अंदर ना कम से कम 5 पॉइंट तो बता सकते हो तुम कि हम कितने हद तक कोऑपरेटिव है और कितने हद तक कॉम्पिटिटिव है, बस। अब इसमें एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, भाई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन, एज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये पूछा है कि भाई फेडरलिज्म एज जनरल नहीं पूछा, इसमें ये पूछा कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरलिज्म क्या है। अब ये पता क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरलिज्म के फीचर, बस। और केसेस ठूस नहीं हो, ठूस दो। अब क्वेश्चन आता है 2014 के अंदर कि भाई व्हाट डू यू थिंक, अच्छा ओपिनियन बेस ज़्यादा है, व्हाट डू यू थिंक फॉर्म नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल यूनिटरी क्वासी फेडरल। इसमें पूछा कि भाई हमारा जो है ना नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, फेडरल है, यूनिटरी है, क्वासी फेडरल है। तो ये जो 3 चीज़ें बताई हैं ना उन्होंने, इन तीनों को जो ना अलग अलग टाइम के ऊपर जो है ना हम बना सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। भाई फेडरल नॉर्मल टाइम्स, यूनिटरी इमरजेंसी टाइम्स, क्वासी फेडरल नॉर्मल टाइम्स, वैसे तो नॉर्मल टाइम पर हम फेडरल की जगह जो है ना क्वासी फेडरल है, बट ये नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, क्रिटिकल सेंस के अंदर, ठीक है ना। हम फेडरल तो हैं, पर इसके अंदर केस आएगा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वी आर फेडरल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है ना। देखो वर्ड टू वर्ड लर्न हो गया, पर क्वासी फेडरल है नॉर्मली, ठीक है। अब है डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट। भाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पर बताया गया होता है कि भाई हम फेडरल हैं, एंड फेडरल गवर्नमेंट होती है जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के ऊपर जो है ना अपनी गवर्नेंस करती है, ठीक है ना। कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के ऊपर चल रही है। फेडरल गवर्नमेंट है जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, क्योंकि उसी के बेस पे तो वो गवर्नमेंट बनी है। एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ है, जिसके अंदर जो है ना वैल्यूज़ जो है ना वो फेडरलिज्म की है। फेडरलिज्म की वैल्यूज़ हैं कि भाई स्टेट सेंटर अलग होंगे, उनकी पावर्स अलग होंगी, उनकी जुरिस्डिक्शंस अलग होंगी, ठीक है ना। एंड इसके ऊपर लिखा है कि बेस्ड ऑन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, मतलब केस डालने के लिए पूछा है, एंड योर परसेप्शन ऑफ द वर्किंग ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो पूछा है कि भाई केस भी डालो, एक पूछा है हमारा ओपिनियन, ठीक है ना। कमेंट ऑन वेदर इंडिया एज अ फेडरल गवर्नमेंट और अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है, हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है। और वो भी कैसी फेडरल गवर्नमेंट है उसके फीचर बताकर आपको सब्सटेंशिएट करना है लास्ट के अंदर, बस, और कुछ नहीं। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है भाई, देख लो। एनी ट्रेडिशनल पैटर्न फेडरल कमेंट, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर अभी तो बताया, फेडरलिज्म इन रिसेंट ईयर कौन सा 2004 का, तो कभी ना पूछे रिसेंट ईयर। 2014 के बाद जितनी चीज़ें बदली हैं ना पूछो ही मत। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों नहीं बता सकते यार। डू यू थिंक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यस भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन essentially federal in character, though it tends to be unitary at times. Emergency. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाइदर प्योरली फेडरल नॉट प्योरली यूनिटरी। मतलब देखो यहाँ से लेके 1983 से लेके अगर मैं 2020 तक भी क्वेश्चन दिखा दूँ ना, और अभी 2022 के भी दिखा दूंगा, थोड़ा टाइम आने दो। देखो हाल देखो, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इसके अंदर दिक्कत है। तो आराम से पढ़ो, कोई ये ना बोले कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम लगता है, ये वो फलाना ढिकाना। प्लीज़ आराम से पढ़ो एंड आंसर राइटिंग करो, क्योंकि वैसे भी मीन्स पर्सपेक्टिव से है ये। पॉलिटी के साथ पढ़ो, आराम से अपना बेस क्रिएट करो, नोट्स बनाओ, ठीक है ना। लिखो और फिर उसको सब्सटैंशिएट करो एक स्टैंडर्ड के साथ कि भाई मैंने जो लिखा है वो क्या फ्लो में है, ऑर्डर में है, एंड रेलेवेंट है, हैंड राइटिंग ठीक है। ये सारी चीज़ें तो मैटर ही करती हैं। प्लस लास्ट के अंदर आ जाना टाइम पर कि भाई क्या मैं टाइम में लिख पा रहा हूँ। 10 मार्क वाला ना 7 मिनट से ऊपर 1 सेकंड भी नहीं जाना चाहिए। एंड 15 मार्क वाला जो होता है, और वैसे तो आएगा ऑप्शन में 20 मार्क वाले भी आते हैं, मैंने करे हैं,
पर अब नहीं आते, हम 15 मार्क के हिसाब से लेके चलेंगे। होते वही 3 पेज थे 20 मार्क वाले में भी। सो 15 मार्क के हिसाब से जो है ना 11 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो बस यही था आज की क्लास के अंदर। बेस्ड ऑन द क्लास यू कैन मेक योर नोट्स, सिंपल स्पेसिफिक रेलेवेंट एंड छोटे बढ़िया नोट्स बनाना, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद अपना आंसर राइटिंग करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, कोई टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।